ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। अब उससे अगले का काम, दावा ये है कि ये पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें सिमिलर एलिमेंट्स साथ हैं और उनकी प्रॉपर्टीज या तो सिमिलर सेम है या फिर वो एक पैटर्न ऑर्गेनाइज पैटर्न में। यस, प्रॉपर्टीज को आप दो हिस्सों में, बल्कि मेरे हिसाब से तो तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक वो जो बिल्कुल सेम है, तो केमिकल रिएक्शंस एक ही ग्रुप के सबके सब सेम होते हैं। मतलब आप ग्रुप के किसी एक एलिमेंट का रिएक्शन कर लें तो पूरे ग्रुप के रिएक्शन हो गए। यू जस्ट नीड टू चेंज द सिंबल, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर सेकंड कैटेगरी उन एलिमेंट्स की, उन प्रॉपर्टीज के जो सेम तो नहीं है बट दे हैव अ पैटर्न। पैटर्न मींस या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उन्हीं के लिए ट्रेंड्स पढ़े जाते हैं। और आखिरी प्रॉपर्टीज वो हैं विच आर नॉट एट ऑल अरेंज इन पीरियोडिक टेबल। तो ऐसी भी कुछ हैं जिन प्रॉपर्टीज का पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट में कुछ ना बन पाया, तो फिर मजबूरी होने हमें अलग से पढ़ते हैं, मगर वो केमिस्ट्री के से रिलेटेड जरा कम है, बाकी से रिलेटेड ज्यादा है। तो हमारा पहला फोकस है ट्रेंड्स पर। तो जिन प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स पढ़ने हैं उसमें सबसे पहला है एटॉमिक साइज। नाम से जाहिर है, दिस इज साइज ऑफ एटम, which is obviously a very small size. A rough estimation of the size of an atom is of the order of 10 raised to the power minus 10 मीटर, जिसको आप डिग्री एंगस्ट्रॉम कहते हैं। सो नॉर्मली एटम का साइज डिग्री एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में है और इसके लिए डिग्री एंगस्ट्रॉम का ही यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 10 raised to the power minus 10, and sometime nanometer is also used, which is 10 raised to the power minus 9। वो minus 10 है, ये minus 9 है, तो जिसमें भी यूज की जाए। साइज जब हम कहते हैं ऐसी चीज का जो गोल हो, तो गोल चीजों के साइज का हिसाब किताब उनके रेडियस के पास होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टर्म एटॉमिक साइज and atomic radius are basically same, they are reflecting the same quantity। हम एटॉमिक साइज का लफ्ज इस्तेमाल करें या रेडियस का, इट इज सेम। हाँ, रेडियस इस्तेमाल करने से शायद डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हम सबको रेडियस का पता है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द last orbit containing electron। एक एटम के न्यूक्लियस और उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस जहां तक उसके इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। वरना याद रहे, हर एटम के पास सातों ऑर्बिट होते हैं, लेकिन जो ऑर्बिट खाली हैं उन्हें हम उस एटम की प्रॉपर्टी में नहीं गिन रहे। तो अगर हाइड्रोजन एटम का के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो 1s1 फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो हाइड्रोजन एटम का साइज उसके न्यूक्लियस से लेकर फर्स्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब खाली पड़े, उन्हें हम बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएंगे। सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट तक आते हैं, तो उसका साइज न्यूक्लियस से लेके थर्ड ऑर्बिट तक के डिस्टेंस से एस्टिमेट किया जाएगा। ये तो हो गई बात साइज। अब हमारा पॉइंट जो मैंने कहा ग्रुप ट्रेंड है, तो इसमें क्या है, किसी को भी किसी भी एटॉमिक साइज की वैल्यू ना तो याद रखनी है थ्योरी में, और ना ही यहाँ तो है सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये याद रहे, अगर वैल्यूज याद रखनी हो या हम याद करें तो फिर पीरियोडिक टेबल को आग लगा देनी चाहिए। उसे बनाने का मकसद ही यही था कि वन शुड नॉट वरी अबाउट द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। हमें जब उनका ट्रेंड मिल गया तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस रेदर देन देयर वैल्यूज। तो अब हमें ये अंदाजा, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था ग्रुप, जब हम बात करते हैं वर्टिकल कॉलम्स की, तो एक ही वर्टिकल कॉलम में जितने एलिमेंट्स आते हैं उन सबके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है।
लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट ग्रेजुअली बढ़ रहे होते हैं। सो अगर फिर क्विकली देख लें, ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s1 थी, इसकी 3s1 थी, इसकी 4s1 थी, इसकी 5s1 थी। तो क्या दिखता था कि लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, लेकिन जो ऑर्बिट है उनकी तादाद में एक एक करके इजाफा हो रहा है। तो अगर एटॉमिक रेडियस है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट ऑर्बिट, तो इस सेंस में यहाँ ये डिस्टेंस छोटा है। यहाँ चूंकि ऑर्बिट 3 हो गए तो जरा बढ़ गया, यहाँ 4 हो गए तो और बढ़ गया, यहाँ 5 हो गए तो और बढ़ गया। तो एक सिंपल सेंस ये डेवलप हो गई कि जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटम का साइज ग्रेजुअली बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन ईच स्टेप। रीजन याद करते थे हम थ्योरी में, यहाँ आसानी एक और है, रीजन भी नहीं याद करना। तो क्यों याद करना है, कोई लिखवा थोड़ी रहा है हमसे। हाँ, बहुत उन्होंने कोई तोप चला दी तो वो ऐसे पूछ सकते हैं, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू, और फिर 4 रीजंस लिख दिए जाएं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट वन। हाँ, ये कह सकते हैं आप, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो पूछते हैं इससे अलग बात, वो बात जो थ्योरी में कोई नहीं पूछता। हमने आपसे कहा आपको कोई जरूरत नहीं है एलिमेंट्स के नाम या सिंबल्स याद करने की, एक्सेप्ट फॉर सम। और वो एक्सेप्शन ये बताई थी कि एस ब्लॉक के टोटल 10 एलिमेंट हैं। जब रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो भी बार बार उनके सिंबल्स यूज हो रहे थे कि ये रिएक्शन तमाम एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीन। तो हमने कहा ये अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हमने कहा था कि द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो 10 एलिमेंट है वो याद हो, वरना हम नॉमेनक्लेचर में फंसेंगे। तो अगर ये एलिमेंट्स के सिंबल्स हमें याद हैं तो फिर हम ट्रेंड्स में जो सवाल पूछेंगे वो किस तरह होंगे। पहली बात, यहाँ का ट्रेंड ये कहलाएगा ग्रुप का ट्रेंड। सो ग्रुप ट्रेंड यानी व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप इन केस ऑफ एटॉमिक साइज। तो इसको देखते हुए हमने स्टेटमेंट दे दिया, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। जब आप थ्योरी में थे तो आपको कहा गया ये लिखा हुआ मिलेगा, आप इसका जवाब लिखेंगे। अभी यहां पर हम आपसे कह रहे हैं कि ये आपको याद हो, क्योंकि इससे बनेगा हमारा सवाल, क्या ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए हर प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है? नहीं, देयर आर टू आंसर्स, कुछ इंक्रीज हो रही है और कुछ डिक्रीज। तो हमारा जब सवाल बनेगा तो वो इसी बात से खेलेंगे, और उनके लिए सवाल इस तरह बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। अब ये सवाल हमें दो बातें इसके लिए पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इसलिए जो एलिमेंट नीचे होगा उसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, जो एलिमेंट टेबल में ऊपर होगा उसका एटॉमिक साइज कम होगा। दूसरी जिस चीज का हमें पता हो वो ये कि जिस ग्रुप से मुतालिक ये सवाल पूछा गया है, इट इज ग्रुप 1A, तो हमें याद हो कौन एलिमेंट ऊपर है और कौन नीचे। ये थोड़ी ज्यादती वाली बात है, इसका मतलब है थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर हमारा पॉइंट वही है कि कुछ एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस ऐसी है कि अगर वो भी आपको याद ना हो तो ये हमारे लिए थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट सिचुएशन बनती है। जब हम सेकेंड ईयर के, मुझे बिल्कुल इस तरह देखें, एक अक्सर मैं ये बात बच्चों को सुनाता हूँ, वो वैसे तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली लाइफ में वो बात सामने आती है तो वो क्रिटिसाइज करते हैं। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू क्या है, उसने कहा मुझे नहीं पता। आइंस्टाइन आपको वैल्यू इतनी
कह रहे वो वैल्यूज जो मुझे किसी भी किताब में मिल जाएगी वो याद करके मैं दिमाग क्यों वेस्ट करूँ, मेरा दिमाग वैल्यूज याद करने के लिए नहीं है, आइडियाज के लिए। तो मैं ये वैल्यू है तो मैं कहीं भी देखूंगा। अब आपका कोई टीचर आपसे कह दे कि हाँ मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल गया, क्या है जरा देखना, तो आपने तो उनको खुद को तो आती नहीं है, हमें क्या पढ़ाएंगे। परसेप्शन ही यही है भाई। आप मुझे बताइए ना, वो वैल्यू जो रटनी है वो क्यों याद हो हमें। तो माइंड ये कहता है कि नहीं सर, एक लिहाज से यूं देखें, अब अगर वही टीचर कल ये कहे यार कार्बन का सिंबल देखना भाई क्या है, इज दैट एक्सेप्टेबल। हम भी कहते हैं किताब में से देख लो उसमें क्या है, तो नहीं आता उसको तो क्या हुआ, सर कार्बन का सिंबल नहीं आता तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ा रहे हैं। ये वो फीलिंग कि कुछ चीजें इतनी बेसिक हैं कि उनमें ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलता। अगर आप मुझसे कहें रिगारोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो स्प्रिंग का क्या है, तो आपने तो कभी सुना भी नहीं होगा ये कौन सा वाला कांस्टेंट है। ये स्प्रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मतलब ये क्या होता है, मतलब इतनी गाढ़ी वैल्यू तो हमें भी किसी को भी याद नहीं होगी ना, वो किताब से देखेंगे। लेकिन अगर वो हमसे ये कहते हैं कि आप एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन बता दें, चलो सिलिकॉन कार्बन इतना मशहूर एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सर टीचर को तो पता होना चाहिए ना। तो ये हम आपसे कहते हैं, जब हम आपसे फर्स्ट ईयर में कहते थे एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में जो 32 साल पेपर देखा है, सिर्फ 2 दफा ऐसा हुआ है कि एटॉमिक मास नहीं थे, वो भी बाय मिस्टेक नहीं थे। लेकिन वो किसके नहीं थे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो पेपर चेक करते वक्त हेड एग्जामिनर ने यही रिमार्क्स दिए थे, यार अगर बच्चे को कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटॉमिक मास भी याद नहीं है तो फिर उसका ये पेपर गलत ही होना चाहिए। और आर्ग्यूमेंट सही था। हाँ, आप कहें सिल्वर का एटॉमिक मास याद नहीं है, तो वो हमेशा मेरे ख्याल में किसी को भी याद नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इतना इस्तेमाल होता है कि वो याद नहीं होगा तो और क्या याद होगा। इस सेंस में हम चाहते हैं कि एस ब्लॉक हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, पी ब्लॉक में 30 एलिमेंट्स हैं, वो नहीं कह रहे याद करने को, लेकिन इसमें सिर्फ 10 है। और सवाल जब भी करेंगे ना इन्हीं का करेंगे। सो वी मस्ट नो द ऑर्डर इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। बस बेशक आप फ्रेंजियम याद ना रखें, वो रेडियो एक्टिव है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज तमाम ट्रेंड्स में हमारे सवाल में बस ये दो रिक्वायरमेंट्स है। First, you should know whether the downward is increasing or downward is decreasing. Or second, we must at least know the right order of the elements of group 1A and 2A, alkali metals and alkaline earth metals. We are not giving you this expectations कि आपको group 3 भी याद हो, 4A भी याद हो, no, no, not at all. ना हम पूछते हैं, हम ज्यादातर इसीलिए इन एलिमेंट्स का पूछते हैं, वरना तो पीरियोडिक टेबल गिवन होगा। यानी जहां ये सवाल किसी भी ग्रुप से पूछा जाता है वहां वो टेबल गिवन देते हैं ताकि बच्चा टेबल में देखे, उसे ये कॉन्सेप्ट पता हो कि नीचे वाले का एटॉमिक मास एटॉमिक साइज ज्यादा है, ऊपर वाले का कम है, वो आराम से दे सकता है। लेकिन जहां आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जबानी याद हो, ओनली 1A and 2A, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया एक मॉडल अंदाज पूछने का, ये हो गया हमारा ग्रुप ट्रेंड। और अगर हम चाहें तो एक लाइन में रीजन भी याद रख सकें, एस number of orbits increases gradually down। जब थ्योरी में लिखते हैं थोड़ा सा इसे इलेबोरेट कर देते हैं अगर हमें लफाजी ज्यादा दिखानी होती है, लेकिन अभी याद करने के लिए टू द पॉइंट बात सिर्फ एक रीजन, द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर इंक्रीजिंग डाउन। कहीं 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 एलिमेंट्स के इन ट्रेंड्स में इरेगुलरिटी भी है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज इन जनरल for all groups, for all elements following this trend, but has one or two irregularities. So irregularities में भी हमें वही एड्रेस करनी है जो बुक में है, जो बुक में नहीं है मगर वैसे हैं, हमें उसकी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, वो हमें पता भी कहाँ चलेंगी। तो बुक में नहीं है तो हमें कौन सा कोई ऊपर से कोई खबर पहुंचाएगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो वो हमें तस्करा करनी है। एक इरेगुलरिटी यहाँ है जिसका ताल्लुक है ग्रुप 3 के गैलियम से, वो मैं इसलिए रुक रहा हूँ कि पहले उसकी रीजन आ जाए, फिर इकट्ठी उसने हर जगह प्रॉब्लम करनी है तो इकट्ठा उसका स्वागत करेंगे। जी बेटा, क्या चीज, गैलियम।
अभी आएगा, उसकी पूरी तफसील आएगी, जरा रक्षे में बैठा हुआ है, सिग्नल पे मैं रुका हुआ है, तो जैसे ही आएगा उसका अच्छी तरह से हम इस्तेमाल करें। वैसे वायदी छोटी छोटी बातें से मैं दिल चाहता हूं बताने के लिए। गैलियम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर कराची में गैलियम की बनी हुई कोई चीज आएगी तो वो लिक्विड होगी, और आपके लिए वो होगा मरकरी की तरह लिक्विड मेटल, क्योंकि हमारा तो एवरेज टेम्परेचर 35 है, सुना है सर्दियों में भी 35 ही रहता है। हमारे बड़े मियाँ एक है, वो बता रहे थे कि भाई कराची में अगर 35 जून जुलाई में हो तो गर्मियाँ, और दिसंबर में हो तो सर्दियाँ, टेम्परेचर वही होगा। तो अभी तक देखने वैसे ही है। तो गैलियम अगर इस टेम्परेचर पे आएगा तो इट्स लिक्विड, 31 डिग्री सेंटीग्रेड का मेल्टिंग पॉइंट है, विच इज ऑल्सो एन एबनॉर्मल, क्योंकि उससे ऊपर जो एल्यूमिनियम है वो 658 है, एकदम से इतना टेम्परेचर डाउन होता है, तो ये भी एक एबनॉर्मल ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का। तो आएगा गैलियम भाई, आते हैं इंशाल्लाह, मुलाकात करते हैं। नहीं बेटा, वो दूसरा वाला जाली गैलियम, पाकिस्तानी गैलियम आ रहा है, मैं बाहर वाला मंगा रहा हूँ। अब ये टर्म सबसे अहम है, क्योंकि जरा इसमें रीजंस बहुत अच्छे हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, दोनों नाम है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी। लफ्ज एनर्जी को केमिस्ट्री वाले इंथैल्पी बहुत यूज करते हैं लफ्ज, इसलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी कह दें तो भी यही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। और डेफिनेशन आप देते हैं ऐसे कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इन गैसियस स्टेट। आसान लफ्जों में है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप उसे जो एनर्जी देते हैं वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वो आयन बन जाता है, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो जो एनर्जी इस काम के लिए लगेगी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। लेकिन ये जो हमने थोड़े से अल्फाज लिखे हैं, मसलन मिनिमम एनर्जी, ऑर्बिट भी लिख दिया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और फिर ये शर्त लगाई कि द एटम मस्ट बी इन गैसियस स्टेट, इट इज टू कवर अप ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ द फिनोमेना। क्योंकि जब आप सिर्फ ये कह देंगे जल्दी में कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी देंगे, तो उससे ये वाजे नहीं होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन, बल्कि हम ये समझेंगे शायद सारे ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो अब अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो क्या ऐसा हम सोच सकते हैं कि सोडियम से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी और द वैल्यू रिमेन सेम? तो हमें अंदाजा है कि ये तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन कोई भी निकाल दें सोडियम का कैटाइन ही बनेगा, so you can call it ionization potential, but the value will not be same. So they are all different ionization potentials if you are taking an electron from the first orbit. तो जो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसकी उसके लिए जो एफर्ट्स चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, विल बी इंटायरली डिफरेंट एज कंपेयर टू द वन व्हिच इज फ्रॉम 3s। तो फिर लफ्ज आया मिनिमम। मैं सोडियम में से तमाम 11 इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी देकर एक एक करके निकाल सकता हूं, और मैं उन पर नंबरिंग लगाता हूं। पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा इलेक्ट्रॉन थर्ड, और 11वां इलेक्ट्रॉन 11th आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब आपके ख्याल में उसमें से सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, यानी सबसे पहले और आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो फर्स्ट ऑर्बिट में है या जो लास्ट में है? तो फिर ये बात सही हो गई आउटर मोस्ट, और ये भी सही हो गई कि वो मिनिमम एनर्जी।
अब रह गया एक मामला कि ये बताने की क्या जरूरत थी गैसियस, तो इट्स ऑल्सो वेरी क्लियर। अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो इट इज solid at room temperature. If it is solid at room temperature and we are trying to give heat to it, कि हम इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी लेता है, तो टेक्निकली जब वो सॉलिड है और आप उसे हीट करेंगे तो अब वो पहले मेल्ट होगा, लिक्विड बनेगा, बॉयल होगा, गैस बनेगा। एक चीज सॉलिड से गैस बनती है तो इस एनर्जी को हम कलेक्टिवली कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, इसका आयनाइजेशन से होता है, इलेक्ट्रॉन को तो पता भी नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, ये तो अभी आपने फिजिकल स्टेट चेंज की है। once it is in the gaseous state where the atoms are now isolated, अब अगर आप गर्म कर रहे हैं तो द एनर्जी गोज टू द इलेक्ट्रॉन और वो अपने ऑर्बिट छोड़कर बाहर आ रहा है। तो टेक्निकली द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन स्टार्ट्स व्हेन द एलिमेंट इज इन द गैसियस स्टेट। उससे पहले तो हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए हमने कहा कि आयनाइजेशन का अकाउंट तब ओपन होता है जब एलिमेंट गैसियस हालत, उससे पहले दूसरे फिनोमिना हो रहे हैं, उन्हें इसमें इंटरप्रेट मत कीजिए। अगर एक चीज पहले से गैस है तो उसे तो नहीं चाहिए ना सब्लिमेशन, तो डिसएडवांटेज हो जाएगा आपको। इसलिए आप हमेशा इसे गिनेंगे फ्रॉम दी गैसियस। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर ये पूरी बात लिखी जाए तो ऐसे लिखेंगे, एक एलिमेंट है M, उसका फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी गैस, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो कैटाइन बनेगा। So this is the process of ionization. We are taking out an electron from the gaseous atom and convert it into cation. तो हमारा कहना है इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी हम देंगे डेल्टा H, इट मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। So the energy is given to this atom in order to take out an electron from it, and this energy is called ionization potential. ये हो गई डेफिनेशन के सारे एस्पेक्ट। अब इसी को देखते हुए इस तफसील का हमें फायदा ये है कि नाउ वी कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच आईपी डिपेंड्स। कौन से फैक्टर हैं जिन पर आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करती है। तो सबसे पहली बात हम ये फैक्टर्स बताएंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ताकि ये समझ सकें जब एक एलिमेंट ग्रुप में नीचे जा रहा है तो उसकी आईपी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, और जब कोई एलिमेंट हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो उसकी आईपी की वैल्यू कैसे चेंज होगी। सबसे पहली बात, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है उसको निकालना आसान हो जाएगा। It is easier to eject an electron which is already in the 7th orbit as compared to an electron which is in the first orbit. ये बात तो मानते हैं ना, जो पहले ही 7वें ऑर्बिट में है समझो वैसे ही एटम के नुक्कड़ पे खड़ा है, उसे तो ऐसे करके धक्का देंगे बाहर गिर जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्बिट में है उसे कोने तक लाने में काफी एफर्ट करने पड़ेंगे। सो इसका मतलब है एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट ऑर्बिट इंक्रीजेस द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जब आप न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट को दूर करते जाएंगे तो खुद ब खुद एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो उसके लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सो आईपी इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट ऑर्बिट। अभी अभी बात हुई कि न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। इसका मतलब है आप बड़े वजह से कह सकते हैं डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो जो ग्रुप में ऊपर है उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, जो ग्रुप में नीचे है उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। दूसरी बात, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स प्रोटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। इफ यू आर टेकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन यू आर एक्चुअली कॉम्पीटिंग विद द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। आप प्रोटॉन्स का मुकाबला कर रहे हैं कि उनकी अट्रैक्शन को बीट करके आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो उनकी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगी, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता जाएगा। तो हमने दूसरा फैक्टर बनाया कि आईपी इज
directly related to number of protons in the nucleus. तो अब आपको याद दिलाना है कि एटम जो पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स हैं हॉरिजॉन्टल रॉज, उनकी खूबी ये थी कि एक रॉ में सारे एलिमेंट्स के ऑर्बिट्स की तादाद सेम होती है, बट न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद एक एक करके बढ़ती है। इसका मतलब है पीरियड में जो लेफ्ट पर हैं उनके प्रोटॉन्स कम होते हैं, और जब हम राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, जबकि ऑर्बिट उतने ही हैं। तो कीपिंग सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट, इफ न्यूक्लियस आर increasing its proton, it means the hold of nucleus on electron becomes stronger and stronger. In that sense, the ejection of electron becomes more and more difficult. So ionization energy must increase along the period. तो ये दूसरी स्टेटमेंट से ये पता चल गया। इसका मतलब है मैं ट्रेंड से ही बता सकता हूँ रीजन के साथ। इस बात से पता चला डाउन द ग्रुप IP decreases, और इससे पता चला along the period IP decreases। अच्छा, अब एक बात ज़हन में रहे, we were more focusing on group trends rather than periodic trends। बुक में तो आपके periodic trends जैसे हैं ही नहीं, उन्होंने सिर्फ ग्रुप पे फोकस किया है। वजह उसकी ये है कि ग्रुप में हमें बहुत अच्छे ट्रेंड्स मिलते हैं और हम उसी को ज्यादा कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज भी ग्रुप वाइज पढ़नी है, तो दोनों बातें पैरेलल हो जाती हैं। पीरियड में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स को इसलिए जरा कम डिस्कस करते हैं कि इन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज पीरियड में हमें अच्छा सेट ट्रेंड नहीं मिलता। उसकी वजह यह कि अलोंग द पीरियड नेचर ऑफ एलिमेंट्स में बहुत जबरदस्त चेंजेस आती हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट वाले मेटल्स हैं, एक्सट्रीम राइट वाले नॉन मेटल्स हैं, इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज में तो फिर भी हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल जाता है, बट ज्यादातर में इरेगुलरिटीज आती हैं, तो हम उनके चक्करों में नहीं पड़ते। अब जैसे इसमें हमने इसीलिए डिस्कस कर लिया कि यहाँ बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि अलोंग द पीरियड इट इज स्मूथली इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब है सबसे अहम तीसरा फैक्टर जो हमें गैलियम की एबनॉर्मेलिटी समझने में हेल्प देगा, और वो तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट। तो मैंने गलत, ये है इंक्रीज, कंपनी आपकी शुगर गुजार, तो ये सही कर ले भाई, जज्बात में अगर अलोंग द पीरियड IP इंक्रीजेस, पीरियड में आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये जो लफ्ज है शील्डिंग इफेक्ट, इसमें एक चीज समझनी, एक ग्रुप हमारा मशहूर तरीन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, जानबूझ के हम इसी का बार बार तस्करा करेंगे ताकि दिमाग में ये नाम हथौड़ों की तरह बजते रहे और हमें याद हो। इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55। ट्रांजियम भाई भी है। नोट करने की बात यह है, हर एलिमेंट से नीचे जाते हुए एक ऑर्बिट बनता है, उस एक ऑर्बिट के बढ़ने से साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से रोकने का फैक्टर होगा न्यूक्लियस के प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के प्रोटॉन चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को करीब लेके आओ, तो ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए प्रोटॉन्स की तादाद भी तो बढ़ रही है। अगर ऑर्बिट बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर जब आपके पास 2 ऑर्बिट थे लिथियम में तो उन्हें अट्रैक्ट करने वाले प्रोटॉन थे 3, लेकिन जब आपके पास 3 ऑर्बिट हुए तो उन्हें अट्रैक्ट करने वाले प्रोटॉन है 11। तो 11 मिलकर 3 ऑर्बिट्स को ऐसे अट्रैक्ट करें कि वहीं ले आए जहां 2 थे। लो, इससे पीछे नहीं जाना, हो सकता है ना। तो इसका मतलब है 2 ऐसी चीजें चेंज हो रही हैं जो एक दूसरे के काउंटर हैं। प्रोटॉन्स बढ़ना आपको रोकेगा कि साइज नहीं बढ़ना चाहिए,
और ऑर्बिट्स का बढ़ना कह रहा नहीं, साइज बढ़ना चाहिए। जीता कौन? साइज बढ़ गया तो इसका मतलब ऑर्बिट का बढ़ना। आपने दिल पे पत्थर रख के मेरी बात मान ली, मैंने कहा चलो आप कह रहे हैं तो बढ़ता होगा, लेकिन जो आपका दिमाग जहां खटकना चाहिए ना, वो ये है। चलिए मान लिया कि आठ आठ ऑर्बिट्स, आठ आठ प्रोटॉन्स के बढ़ने से एक ऑर्बिट का बढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है। तो ऑर्बिट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पीछे हो गया और आठ प्रोटॉन कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन यहाँ तो कितने प्रोटॉन बढ़ रहे हैं? 18। और यहाँ कितने बढ़ रहे हैं? 32। तो अब आप मुझे बताइए, सीजियम में टोटल ऑर्बिट्स हैं 6 और उन्हें अट्रैक्ट करते हैं 55 प्रोटॉन्स। फ्रेंजियम में इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स हो गए 87, यानी 32 प्रोटॉन्स बढ़े हैं और ऑर्बिट सिर्फ 7। तो आप क्या समझते हैं या आपको क्या सोचना चाहिए? अव्वल तो साइज बढ़ना ही नहीं चाहिए। 32 प्रोटॉन 7 ऑर्बिट्स को ऐसे अट्रैक्ट करें कि वही ले आए ना 6 से, बल्कि उससे भी थोड़ा आगे ले आए। और अगर ऐसा नहीं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कम से कम शायद इतना तो हो कि ऑर्बिट के बढ़ने से जो एटॉमिक साइज बढ़ता है वो गैप तो कम से कम हो जाए। इतना तो लगे ना हमें कि इसके और इसके साइज में ज्यादा फर्क है, लेकिन जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं वो गैप तो है मगर कम होता है, बिकॉज of this incredible number of protons which are increasing। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कम से कम ग्रुप 1 है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, साइज का गैप और बढ़ रहा है। तो ये प्रोटॉन चाय पी रहे हैं, 32 प्रोटॉन बढ़ गए, कुछ भी नहीं कर रहे, फायदा ऐसे प्रोटॉनों का। तो उसका जवाब दे रहा है ये शील्डिंग इफेक्ट। वो ये हमें बता रहा है कि ये जो प्रोटॉन बढ़ने का फैक्टर है इसे कैसे हमने इलिमिनेट किया है। इसे हमने ऐसे एलिमिनेट किया है कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है जैसे जैसे ऑर्बिट्स की तादाद बढ़ती है तो एक और प्रॉब्लम होती है। ये मैंने उस वक्त में पढ़ा तो तब भी आपको क्लास में यही एग्जाम्पल दी थी, मैं आपको अब और अच्छी दे सकता हूँ, उस वक्त तो नहीं था ऐसा। सेकेंड ईयर शहीद पढ़ा रहा हूँ, उसमें बच्चे टोटल पता नहीं वो 20-25 हैं। बहुत जैसे भी स्प्रेड होकर फैलता है, लेकिन अगर मैं उन्हें सलीके से बिठा दूं तो यहीं तक आएंगे, ज्यादा ज्यादा 3 रोज भरे। तो उसका नुकसान क्या होगा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से? हर बच्चा मेरी आंखों के सामने है, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। आपकी क्लास में कुछ भी कर लें वो, अब वो बिल्कुल पीछे वाली बच्ची अपने बड़े मस्त है बातें करने में, वो पता ही नहीं क्लास में क्या चल रहा है, उसी के बारे में बात करें उसे ये भी नहीं पता। मस्त है, अभी भी मस्त है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब वो वहां डेस्क के नीचे क्या है और वो क्या कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, कैन नॉट बी एन आइडिया, बिकॉज उनके और मेरे बीच में जितने बच्चे हैं उन सब की बॉडी एक तरह से शील्ड कर देती है उस बच्चे को मेरे मुझसे, मेरी निगाहें वहां नहीं पहुंचती चाहे मैं कुछ भी कर लूं। जिन्नात में तो हूं नहीं कि 8 बार देख लूं। तो यही कुछ इलेक्ट्रॉन्स में होता है। 6th 7th और इवन 5th ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक पहुंचने से रोक देते हैं। वो खुद बीच में आके शील्ड बन जाते हैं, प्रोटेक्टिंग शील्ड एक तरह से, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को 5वें 6ठे और 7वें ऑर्बिट तक नहीं जाने देते। हम बड़े खुश हो रहे थे कि 7वें ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन गया तो न्यूक्लियस को ऐसी जबरदस्त सपोर्ट मिली, एक साथ 32 प्रोटॉन्स बढ़ गए। लेकिन वो 32 प्रोटॉन्स किसी काम के नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने 7th ऑर्बिट तक अप्रोच करना चाहा तो इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स ने उनकी अट्रैक्शन को शील्ड कर दिया फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 7th ऑर्बिट। तो इस इफेक्ट को, जिसकी वजह से इनर ऑर्बिट्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को लास्ट ऑर्बिट तक पहुंचने से रोक देते हैं, हम इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो जब हमें बावजूद इसके के प्रोटॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं फिर भी हमें ट्रेंड पर कोई खास फर्क नजर नहीं आता, तो हम इसे किसकी जिम्मेदारी करार देते हैं? हम कहते हैं ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट डिस्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, द एटॉमिक साइज कीप ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ऐसा लगता है जैसे प्रोटॉन्स का इजाफा कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो बेचारा कर तो रहा है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लास्ट ऑर्बिट्स को डबल एडवांटेज हो जाता है। एक तो वो वैसे ही न्यूक्लियस से दूर थे और दूसरा इनर ऑर्बिट शील्ड कर देते हैं। तो इफेक्टिवली न्यूक्लियस की अट्रैक्शन
ऐसे दूर वाले ऑर्बिट्स तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए वो बड़े मजे से अपने आप को जितना न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं आराम से कर लेते हैं। तो हम शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन देते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर ऑर्बिट्स due to which they prevent electrons of last orbit, आमतौर पे 5th, 6th, 7th from the attraction of nucleus. So effect of electrons of inner orbits due to which they prevent electrons of last orbit from the attraction of nucleus. अगर फर्ज कीजिए शील्डिंग इफेक्ट ना हो तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे सर शायद फिर सीजियम और फ्रेंजियम वैसा ट्रेंड ना दिखा सके। फिर इसका मतलब है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपने पंजे गाड़ लेगा, फिर उनका ऑर्बिट बढ़ना मुमकिन नहीं है। तो ये जो हमारा ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ रहा है या डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, इन दोनों को कौन सपोर्ट कर रहा है? शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट कहीं खत्म हो गया, कम हो गया, तो फिर हम इस ट्रेंड में गड़बड़ एक्सपेक्ट करेंगे। बस तो ये था असल पॉइंट। जहां भी हमें शील्डिंग इफेक्ट में गड़बड़ मिलेगी वहां ट्रेंड्स में गड़बड़ मिलेगी। तो एटॉमिक साइज में भी और आईपी में भी द गड़बड़ इज इन ग्रुप 3A। ग्रुप 3A में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। अगर पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में है, जहन में है, तो एल्यूमिनियम से पहले, एल्यूमिनियम इज एटॉमिक नंबर 13, पीरियड इसका 3 है। इससे पहले डी ब्लॉक नहीं है, डी ब्लॉक यहाँ है। तो गैलियम से पहले आते हैं वो एलिमेंट जिनको हम, अगर हम टेबल का एक आपको ऐसे ही रफ सा स्केच बना के दिखाएं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में कोई डी ब्लॉक नहीं है। लेकिन गैलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और कैल्शियम 20 और गैलियम 31, बीच में 10 एलिमेंट है। यहाँ नहीं है, यहाँ ये 12, ये 30 कंसेक्यूटिव एलिमेंट। इसका मतलब है गैलियम से, कैल्शियम से गैलियम में जब हम आते हैं तो हमें इन 10 एलिमेंट्स 21 से लेके 30 तक, विच आर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, ये 10 एलिमेंट मिलते हैं जो कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ 3D। इनकी कॉन्फ़िगरेशन 3D पे खत्म हो रही है। तो इसकी वजह से हुआ है। बोरॉन और एल्यूमिनियम में 8 एलिमेंट्स का गैप है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में 18 एलिमेंट्स का गैप है। जो 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो ये बात है। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए। अच्छा, अब अगर ये प्रोटॉन्स बढ़ गए तो आप कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ गया, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। असल बात ये हुई कि गैलियम से पहले जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें पुअर शील्डिंग, सारा गड़बड़ी इन्होंने मचाई है कि जो डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। इसका मतलब है ये अपना काम
नहीं कर पाते। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए, बोरॉन का कम, एल्यूमिनियम का ज्यादा, गैलियम का उससे भी ज्यादा, और इंडियम का उससे भी ज्यादा, और थीलियम का सबसे ज्यादा। सब अपना काम करते हैं, सिर्फ गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा होने के बजाय थोड़ा सा कम है। तो गैलियम शो एबनॉर्मल trend in atomic size, and the reason is the shielding effect provided by 3D electrons is not proper. तो वो अपना शील्डिंग इफेक्ट पूरा या शील्डिंग इम्पैक्ट पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि ये ऑर्बिट है फोर्थ ऑर्बिट से पहले न्यूक्लियस और फोर्थ ऑर्बिट के बीच में सिर्फ 3 ऑर्बिट है, तो 3 ऑर्बिट इतना प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट नहीं दे पाए। उसके नीचे इंडिया में उसका एक ऑर्बिट और बढ़ गया, उसका ऑर्बिट है फिफ्थ, वहां फिर भी अच्छा शील्डिंग इफेक्ट मिल जाता है, लेकिन गैलियम को नहीं मिलता। तो गैलियम तकरीबन हर प्रॉपर्टी में जो ट्रेंड होगा ना उससे हटकर बिहेव करेगा, एंड ड्यू टू ओनली वन रीजन, इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय 3D इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए गैलियम का पहला एक्सेप्शनल रोल ऑफ गैलियम, और कॉज एक ही है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले एटॉमिक साइज इज इम्प्रॉपर से मेरा जो ट्रेंड है वो फॉलो नहीं हो रहा, ट्रेंड के मुताबिक इसे होना चाहिए एल्यूमिनियम से ज्यादा, और ये है एल्यूमिनियम से कम। इसी तरह आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इम्प्रॉपर, उसमें भी यही है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है। सब जगह गैलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, मगर गैलियम की ज्यादा है और एल्यूमिनियम की कम है। तो उल्टी बात लिखेंगे, गैलियम इज मोर देन। अब जो बच्चे सिर्फ याद करते हैं उनके लिए इन ट्रेंड्स में सबसे अहम और प्रॉब्लमेटिक बात ये होगी कि एटॉमिक साइज में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। अभी तो सुन रहे हैं, याद हो गया। इम्तिहान वाले दिन जितनी बहुत सारी चीजें आपके जहन में होंगी, उसमें एकदम से अगर ये सवाल आ जाए एलिमेंट्स के नाम देकर कि किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है या ज्यादा है, तो उस वक्त ये रिकॉल करना कि ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज था या इंक्रीज था, ये प्रॉब्लम करता है। इसका ताल्लुक है नर्व्स से, क्योंकि जब जब आप पेपर देते हैं और पेपर अगर जज्बाती वाला हो, जिस पर आपका फ्यूचर लगा हुआ हो, जिससे आपकी बहुत सारी भावनाएं जो हैं वो रिलेट कर रही हो, तो उस दिन यकीन मानिए वाइट भी ब्लैक दिखता है। और मैं खुद इसका सबसे बड़ा विटनेस खुद हूँ। अच्छा खासा टीचर हो गया हूँ, अच्छा खासा समझदार भी हो गया हूँ, लेकिन इस समझदारी के आलम में भी मैंने अपने पेपर में ऐसी गलतियां की हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम एंड समटाइम टेंशन। तो एक दफ़ा एक ऐसा पेपर दिया था जो जिसके बारे में बदनामी ये थी कि बहुत मुश्किल होता है और इनके टीचर भी किसी को पास नहीं कर सकते, बहुत तंग करते हैं। वो पेपर इत्तेफाक, अब हमारी किस्मत अच्छी थी, जिस दिन होना था उस दिन बारिश हो गई, पूरी यूनिवर्सिटी बंद हो गई। तो आखिरी पेपर था, 15 दिन का गैप पड़ गया। तो 15 दिन बहुत होते हैं डर के मारे बच्चों के लिए। और अच्छी तैयारी हो गई, पेपर भी अच्छा आ गया, पूरे 80 में से 80 नंबर आ रहे थे। तो एक ओवर एक्साइटमेंट, जो आखिरी क्वेश्चन था उसमें मुझे लॉग से सॉल्व करना था। उस वक्त भी मैं पढ़ाता था इसी तरह फर्स्ट और सेकंड में, तो लॉग तो कोई चीज़ ही नहीं, मैट्रिक के बच्चे करते हैं, और मैंने गलत लॉग सॉल्व किया। और बाहर आते ही मुझे एहसास हो गया कि गलती हो गई है, वो नंबर कट गया। ऐसा कई दफ़ा बड़े हो गए, बचपन में तो खैर छोड़ दीजिए, तो बेवकूफ़ी की एक लंबी दास्तान है। जो मुझे आज भी ये बात दिलाता है कि ये कैसे हो सकता है कि मेरा दिमाग एक बात कह रहा है और मैं टिक कुछ और कर रहा हूँ, और जैसे ही कॉपी दी जाती है वैसे ही दिमाग क्लिक होता है, अरे ये मैंने क्या किया। अब थोड़ी हो सकता है कुछ, आप जो हमें एक दफ़ा कॉपी दे देते हैं उसके बाद वापस मांग के देखें।
बड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये जो टेंशन है, इसका इलाज है रिलैक्स होना, और कुछ नहीं है। तो कहते हैं यहाँ दुआओं की जरूरत होती है सर। तो सबसे खतरनाक सवाल है ये यस नो टाइप, कि ये सही है, ये गलत है, या ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, वो गिच पिच हो जाते हैं। तो इसलिए अब ये ख्याल रखना है, सिर्फ साइज है जो इंक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज सारे फैक्टर इसलिए तफसील से बताए कि इसका एक और भाई है और उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जिस पर आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करती है, इसलिए उसका भी बिल्कुल सेम ट्रेंड है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल सिमिलर, एटॉमिक साइज इससे अलग। आपको कैटेगोरिकली सिलेबस में मेंशन किया है इन तीन चीजों के ट्रेंड्स। चीज चौथी भी लिखी है और पांचवी भी लिखी है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन उन दोनों के प्रॉपर ट्रेंड्स हैं, उनकी तफसील थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये है तीन प्रॉपर ट्रेंड्स। तो अब मैं इस तीसरे और आखिरी को भी फिनिश कर दूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम कहते हैं relative tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself. और आसान लफ्ज में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर बिल्कुल सही है आज इस एमसीक्यू स्टेप वाले पैटर्न में, लेकिन हम जरा इसमें ये खास हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि दिस इज नॉट टू अट्रैक्ट एनी इलेक्ट्रॉन, इट इज टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर। तो ये वो टर्म है जो डिजाइन की गई है कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इसलिए हमें इस नाम की, इस कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यानी हमने फर्स्ट ईयर में इस टर्म को पढ़ा या 9th 10th में पढ़ा, तो इतना इस्तेमाल नहीं किया होगा जितना अब इस साल हम खास तौर पर ऑर्गेनिक में से इस्तेमाल करेंगे रिएक्शन पढ़ते वक्त। तो हमें ये इसलिए ध्यान में रखना है कि द टर्म इज बेसिकली कॉइन्ड फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग। व्हेन टू एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक पेयर बना रहे हैं, उस पेयर को दोनों एटम अट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों अट्रैक्ट करते हैं तो क्वेश्चन होता है किसकी अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए लफ्ज लिखा गया है रिलेटिव। दिस इज अ कंपैरेटिव प्रॉपर्टी, दो चीजों में कंपेयर करेंगे हम। इट्स अ रिलेटिव टेंडेंसी के हु गोना अट्रैक्ट मोर देन द अदर। तो एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिर्फ इतना काम है कि ये पता चल सके किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। इसीलिए याद रहे जो वैल्यूज हम इसकी बताते हैं वो वैल्यूज सिंबॉलिक हैं, फर्ज की हुई हैं, वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। इसे किसी मशीन, किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी तरीके से मेजर नहीं किया जाता। ये वैल्यूज हमने कन्वेंशनली खुद से अजाइन की हैं। हमें यह अंदाजा हो गया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारे स्टैंडर्ड्स थे कि हमने उसकी वैल्यू को अपने तौर पर 4 डिक्लेयर किया है और उससे कंपेयर करते हुए सबकी वैल्यूज लिखी है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के मुकाबले में आधी है, हमने कह दिया 2, आधी से आधी है 1। तो इस तरह कंपेयर करके वैल्यूज अजाइन की गई हैं। ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या एटॉमिक साइज की तरह हमने बाकायदा मेजर की हो, इसलिए इसका यूनिट भी नहीं लिखते, ये सिर्फ नंबर है। ठीक है, तो अब ट्रेंड यही है, डाउन द ग्रुप इट इज डिक्रीजिंग, along the period it is increasing, and gallium also show exceptional role here as well due to the same reason। तो ग्रुप 3 में हिसाब ये है, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं कि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, कि ये सब के सब डिक्रीज हों ऊपर से नीचे जाते हुए। यहां तक डिक्रीज होता है और फिर इधर इंक्रीज है। इसका मतलब अब की दफा बाकी भी साथ में मिल जाते हैं। तो बाकी सब भी ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट दे आर शोइंग अ रिवर्स ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फ्रॉम गैलियम टिल थेलियम इट इज इंक्रीजिंग। अब जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
is our next term. जब थ्योरी में पढ़ रहे थे उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था इसमें तो रीजन भी नहीं है कोई, और इसमें जो स्टफ लिखा हुआ है वो है ही एमसीक्यूज के लिए। और अब वही बात है कि जब एकदम से पूछा जाए तो हाउ क्विकली वी कैन रिस्पॉन्ड एंड हाउ गुड वी कैन रिस्पॉन्ड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ इजी टर्म टू डिफाइन, इट्स एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल हो गई बात। और हमें मालूम है जनरल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर नॉट। तो इस हिसाब से हमें सिर्फ ये बताना है कि हर ग्रुप के एलिमेंट्स को इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम क्या कैटेगराइज करते हैं। तो ग्रुप 1A और 2A माशाल्लाह से मेटल्स हैं पूरे पूरे, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो एज वी आर एक्सपेक्टिंग दे आर गुड कंडक्टर्स। ग्रुप 3A, इसमें मेटल भी है नॉन मेटल भी है। बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल है, लेकिन इस तरह है कि एल्यूमिनियम को और गैलियम को हम, खासतौर पे गैलियम को हम सेमी मेटल या मेटलॉइड भी मानते हैं थोड़ा सा। तो इधर हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द गुड कंडक्टर एज ग्रुप, वरना एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर, लेकिन बोरॉन नहीं है। तो एज अ ग्रुप हम इसे कहेंगे मॉडरेट। अच्छा, फिर ग्रुप 4 जो बिल्कुल बीच में आता है, मेटल भी नॉन मेटल भी है, और हर लिहाज से इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों कैरेक्टर हैं, उसका हिसाब थोड़ा इरेगुलर है। तो वो क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड। कार्बन पुअर, लेड भी पुअर, और ये तीनों मॉडरेट। ग्रुप 5 ओवरऑल इसको हम इसलिए मॉडरेट कहेंगे कि नीचे वाली जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर है, ऊपर वाले नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर हैं, तो ओवरऑल डेजिग्नेट करते हैं एज ए मॉडरेट कंडक्टर। और इसके बाद ग्रुप 6 सारे नॉन मेटल्स वाला ग्रुप है तकरीबन। ग्रुप 7 और ग्रुप 8 ये सारे के सारे हैं पुअर कंडक्टर। इनफैक्ट 8A जो कि नोबेल गैस है उसको तो हम कहते हैं एक्सट्रीमली पुअर कंडक्टर। ऊपर से नीचे जाते हुए परफेक्टली कोई डिसऑर्डर नहीं। जी, उन सब में भी हम ये कहते हैं कि जो उनका शील्डिंग इफेक्ट है प्रोवाइडेड बाय 4D और 5D इलेक्ट्रॉन, वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो दे आर शोइंग इंक्रीजिंग। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा शील्डिंग इफेक्ट तो नहीं कर पाते ना, तो शील्डिंग इफेक्ट इनके प्रोटॉन्स की ताकत को रोक नहीं पाता, तो हमें प्रैक्टिकली उनसे ज्यादा अच्छा बैंड मिलता है। तो इसलिए तीनों में एज एन एक्सेप्शनल कैरेक्टर, कहीं और नहीं है, बस इन्हीं। और देखें, अच्छा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट की, और बॉइलिंग पॉइंट साथ ही होता है। उसमें ट्रेंड्स एज सच ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज बहुत ज्यादा रेगुलर, पीरियड वाइज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ग्रुप वाइज कुछ यूं है कि मेटल्स के लिए अलग है और नॉन मेटल्स के लिए अलग है। तो अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट पर होंगे यानी अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो इन जनरल देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद अ पर्टिकुलर रीजन, वो डिस्कस करेंगे। और जो नॉन मेटल है उनमें रिवर्स है, उसमें डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब है मेटल और नॉन मेटल्स के लिए अपोजिट ग्रुप ट्रेंड्स हैं। इसलिए अब हम आखिरी चीज करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और उसके साथ करेंगे रिएक्शंस। सिंपल वाले रिएक्शन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, वाटर और नाइट्रोजन, इनके साथ तमाम एच ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स